Welcome again in the D and F block elements unit. And in this part, we will discuss about the F block elements. Initially, we'll take about the introductory part of the F block elements and followed by their properties. हम सबसे पहले F block elements की definition देखेंगे, उसको compare करेंगे हम जो आपके S block, P block और D block हैं उनके साथ, और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे एफ ब्लॉक की, और उन प्रॉपर्टीज को भी आपको कंपेयर करना आना चाहिए एस ब्लॉक के साथ, पी ब्लॉक के साथ और डी ब्लॉक के साथ, और मेनली डी ब्लॉक के साथ ही हम कंपेयर करेंगे. तो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ही देखेंगे कि व्हाट आर दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपने पहले भी डिफाइन किया था, एस ब्लॉक को डिफाइन किया आपने, देखो एस ब्लॉक, उसके बाद आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा. तो इनकी जो बेसिक डेफिनेशन आपने देखी, अगर आप डायग्राम के बेस के ऊपर उसको समझना चाहें तो कुछ देखो इस टाइप से थी कि मान लीजिए कोई एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस, उसके बाहर डिफरेंट शेल, उसके बाद जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसे आप कहते हैं वैलेंस शेल. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में डले, आपके पास कोई वैलेंस एस सबशेल होनी चाहिए. इफ द लास्ट वन इज द वैलेंस S subshell, then it is the S block element. Valence S subshell. हम आपको ये चीज भी याद दिला दें कि आपके जो शेल होती है, शेल के अंदर क्या होती है, डिफरेंट सब शेल. तो ये जो S, P, D और F है, these all are subshell. इन सभी को आप सबशेल कहते हैं. These all are subshell. और इन सबशेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स. और ऑर्बिटल्स को जब आप याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, इन द ऑड नंबर, के एस के अंदर आपका 1 ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के अंदर आपके 5 ऑर्बिटल्स होंगे, एफ के अंदर आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. सो दीज आर दी बेसिक फैक्ट जो आप पहले से पढ़ चुके होते हैं. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन हुए आपके, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो ये आपका कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो एंटर कहां पे कर गया, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द वैलेंस एस सबशेल. सो दीज आर दी एस ब्लॉक एलिमेंट. सिमिलरली अगर न्यूक्लियस है, उसके बाहर आपके डिफरेंट शेल्स हैं, उन डिफरेंट शेल में जैसे अभी मैंने बताया कि पी के अंदर देखो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड दैट इज द वैलेंस पी सबशेल. अगर ये वैलेंस पी सबशेल है तो आप उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कह देंगे. तो व्हाट आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू द वैलेंस पी सबशेल. तो आप उसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे. सिमिलरली अगर हम अब बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो अभी हमने फुल डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, कि न्यूक्लियस, उसके बाद ये डिफरेंट शेल्स, बाहर वाली शेल से जस्ट अंदर वाली जो शेल थी, यहाँ पे देखो डी प्रेजेंट था, आपने देखा था फुल डिटेल के दौरान. तो इसे आप कहते थे दैट इज द पेनल्टीमेट डी सबशेल. पेनल्टीमेट डी सबशेल. तो इसी पेनल्टीमेट डी सबशेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे, लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द पेनल्टीमेट डी सबशेल, देन दिस कॉल्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट. तो इस टाइप से आप ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपने देखा, एस ब्लॉक के बारे में देखा, उसके बाद आपने पी, फिर उसके बाद डी. अब हम देखेंगे इसी टाइप से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके वो होंगे, देखो उसी टाइप से अगर हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें, ये न्यूक्लियस हो गया, उसके बाहर देखो ये डिफरेंट आपकी शेल्स हैं. सबसे बाहर वाली शेल को तो आप वैलेंस कहते हैं, उससे नेक्स्ट अंदर वाली को क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट. उससे नेक्स्ट अंदर जो है दैट इज कॉल्ड एज द एंटी पेनल्टीमेट, और वहां पे प्रेजेंट आपकी एफ. एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड 7. सो दैट इज द एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल. एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन को शो किया, if that last electron enters into the anti-penultimate F subshell, then such type of element are called as the F block elements. आप उन्हें F block elements कहेंगे. तो ये आपकी डिफरेंट डेफिनेशन है
आप इनको जरूर ध्यान रखेंगे, इनकी सेंस को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी बेसिस के ऊपर ही तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे कुछ बेसिक चीज है उसको हम पहले ही ले लेते हैं ताकि हम फर्दर डिटेल में जाएं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, उससे पहले ही। वो क्या कि एक लास्ट पॉइंट था, आपने देखा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर के व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो मैं साइड में यहाँ पे लिखता हूं, वही सेम क्वेश्चन आप उसके बारे में मुझे बताएंगे कि व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं? Why the D block element act as the catalyst? बताएं ये D block element जो है ये कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं? क्योंकि जो D block एलिमेंट ऑर्बिटल, हाँ वैकेंट ऑर्बिटल्स, और सेकंड ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया भी होगा, क्योंकि सरफेस एरिया है, उसी सरफेस एरिया के पास ही तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, प्लस कुछ ऑर्बिटल ऐसे भी होंगे जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ताकि जो फ्रेश रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आए उसके सरफेस के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल्स के थ्रू वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, या अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और उसके सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एंड नाउ दे कैन कोलाइड इफेक्टिवली, और आपके इजीली वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। मींस जो आपके सब्सटेंस कोई भी कैटलिस्ट का काम करेगा वो पाथवे बदल देता है, रिएक्शन का पाथवे बदल जाना, अदरवाइज रिएक्शन कई घंटे में जाके पूरी होती, अब पाथवे बदलने से वही रिएक्शन आपकी 5 to 10 मिनट्स में भी कंप्लीट हो जाती है। यही काम होता है आपके पॉजिटिव कैटलिस्ट का। तो ये कैटलिस्ट का काम क्यों कर पाए, क्यों आपके इजीली बैठ पाए इनके सरफेस के ऊपर? क्योंकि इन्होंने सरफेस एरिया प्रोवाइड किया। सरफेस एरिया कौन सा सरफेस एरिया? जो ये पेनल्टीमेट, जो ये डी सबशेल थे, ये अगर आखिर इन पेनल्टीमेट डी सबशेल में क्या था? इन पेनल्टीमेट डी सबशेल के अंदर दिखाई दिए आपको वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स दिखाई दिए, प्लस और क्या दिखाई दिया? कुछ डी ऑर्बिटल्स ऐसे भी दिखाई दिए जिनके पास थे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन वैकेंट डी ऑर्बिटल या अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से उनके सरफेस के ऊपर सिट कर जाते हैं। लेकिन बड़े ध्यान से देखें, अगर हम डी ब्लॉक को अगर एफ ब्लॉक के साथ कंपेयर करते हैं, इनकी जो पोजीशन है डी सबशेल की, दैट इज द पेनल्टीमेट पोजीशन। आप ध्यान से देख सकते हैं डायग्राम में, सबसे बाहर वाली को तो क्या कहते हैं? दैट इज द वैलेंस वन। देखो ये वैलेंस शेल होती है सबसे बाहर, उसे जस्ट अंदर बोलो कौन है? पेनल्टीमेट। लेकिन अगर आप एफ ब्लॉक में चलते हैं तो सबसे बाहर वाली तो बोलो कौन हो गई? दैट इज द वैलेंस। उससे नेक्स्ट वाला बोलो कौन हो गया? पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट, उसके बाद आता है एंटी पेनल्टीमेट। में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मान लीजिए आ गए, वी हैव द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ये आ गए, और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इसके सरफेस के ऊपर सिट करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन जहां पे ये जाके बैठना चाहते हैं वो ऑर्बिटल सरफेस के ऊपर ही तो प्रेजेंट होने चाहिए या नियर अबाउट सरफेस होने चाहिए। लेकिन जो एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल जिसे हम कह रहे हैं, दीज एफ सबशेल ऑर्बिटल्स, दीज एफ सबशेल ऑर्बिटल्स, they are deeply buried, they are deeply buried towards the nucleus, they are deeply buried towards the nucleus, ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा प्रेजेंट है। मींस दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, दैट इज दे आर नॉट प्रेजेंट सुपरफिशियली, they are not exposed, या ये भी कह सकते हैं, they are not exposed towards external environment, towards external environment। external environment में यहाँ पे कौन आ गए? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ये कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो वैकेंट ऑर्बिटल को यूटिलाइज कैसे करें? अगर वो बाहर प्रेजेंट है, वैलेंस शेल में होते या ज्यादा से ज्यादा पेनल्टीमेट में होते तो वो इंटरेक्ट कर पाते। तो क्या अब ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, क्या ये इस वैकेंट जो आपके एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल हैं, क्या ये इनके साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाएंगे? नो, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट इंटरेक्ट, दीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट इंटरेक्ट इजीली, कैन नॉट इंटरेक्ट इजीली किसके साथ? दे कैन नॉट इंटरेक्ट इजीली विद, देखो मैंने एरो लगाया, विद एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल। व्हाई कैन नॉट इंटरेक्ट विद दीज एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल? बिकॉज दीज एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल ऑर्बिटल्स, दे आर डीपली बरीड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मींस न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा है, बाहर की तरफ नहीं है।
क्योंकि इनकी पोजीशन ही ऐसी हो गई। और जब ये इजीली इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उन एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल के साथ, चाहे वो वैकेंट एफ सबशेल क्यों ना हो, जैसे कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वो एक अच्छे कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा। तो कौन अच्छे कैटलिस्ट का काम करता है? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट अच्छे कैटलिस्ट का काम करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट, विच आर दी बेटर कैटलिस्ट? बताओ कौन करेगा? D block. So D block element are the better catalyst as compared to the F block elements, because the D subshell orbitals, they are present superficially, while the F subshell orbitals, they are deeply buried towards the nuclear, they are not exposed towards the external environment. So the reactant molecule can interact more easily, can sit more easily on the vacant orbital or the d orbitals having the unpaired electron in the d block element, and cannot sit easily, cannot interact easily with the f subshell orbitals. So the d block element are the better catalyst as compared to the f block elements. तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बेटा यहां तक समझ में? तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई यहां तक कि डी और एफ के अंदर ये बेसिक चीज थी, और ये हमने जवाब दिया, इसीलिए आपको पहले डेफिनेशन बताई गई थी और डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया कि कौन डीपली बरीड है कौन नहीं, तभी आप इस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं और उस चीज का जवाब दे पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हम फर्दर चलते हैं कि जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अब हम पहले स्क्रीन को क्लियर कर दे, स्क्रीन को क्लियर कर दे बेटा। हाँ जी अंकल। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ये कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी हम टाइप बताएं उससे पहले एक बेसिक चीज आपसे पूछ लेंगे, हम आपको बता भी देते हैं। देखो आपने ये बेसिक चीज पहले सीखी कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर देखो डिफरेंट शेल्स होती हैं, देखो इस टाइप से आपने सीखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट में। और आपने ये भी सीखा कि जो सबसे पहली शेल होती है दैट इज द शेल नंबर 1 n इज इक्वल टू 1, उसके अंदर सिर्फ कौन होता है, हाउ मेनी सबशेल्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होती है, उसे आप एस कहते हैं। सेकंड शेल, in the second shell there are two subshell, one is the S, other one is the P. Similarly in the third shell there are the three subshell, S, P and the D, SP and the D. In the fourth shell n is equal to 4, there are the four subshell, S, P, D and the F. अब आप जल्दी से मुझे सिर्फ एक चीज बता दें कि आपकी F पहली बार किस में आया, बताओ बेटा शाबाश। F सबसे पहली बार किस में आता है, 4 में। मीन्स क्या 1F पॉसिबल है? नो, 1F इज नॉट पॉसिबल। क्या 2F पॉसिबल? 2F इज नॉट पॉसिबल। 3F इज नॉट पॉसिबल। 4F इज पॉसिबल। तो मीन्स F जो सबशेल है पहली बार 4th शेल में आती है, मीन्स F पहली बार 4 में आता है, दैट इज अ 4F। उसके बाद जो नेक्स्ट होगी हमारी 5th शेल, देखो n इज इक्वल टू 5, तो उसमें 5 होंगी आपकी सबशेल, S, P, फिर D, फिर F और फिर G आ जाता है, S, P, D, F, G। लेकिन अभी तक इतने और एलिमेंट्स की जो आपकी डिस्कवरी हुई नहीं है कि हमें फर्दर और एक्सटेंड करना पड़े। तो मींस 5F के बाद कौन आता है नेक्स्ट वन इज द 5F, 4F के बाद 5F आता है। तो जो हम यहाँ पे आपको टाइप बताने जा रहे हैं, टाइप ऑफ द F ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट वन कॉल्ड एज द 4F एलिमेंट्स। ये सारी बात आपको इसलिए हमने बताई 4F ब्लॉक एलिमेंट्स। कई बार दिमाग में ये चीज आ जाती है कि हमने 1F क्यों नहीं कहा, 2F क्यों नहीं कहा, 3F क्यों नहीं कहा, 4F ही डायरेक्ट क्यों कहा, क्योंकि F पहली बार आता ही फोर्थ शेल के अंदर है। सो दैट इज द रीजन हमने 4F कहा। उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता होगा कि 4 में तो F आ गया, उसके बाद हमें काफी सारी टाइप बना देनी चाहिए, 4F, 5F, 6F, वो सारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक उतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई है ना। तो जितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ all the elements till date, the F block elements are of only two types, 4F block elements and the 5F block elements। दो ही ब्लॉक आपके बनते हैं, 4F block elements and the 5F block elements। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो 4F block elements होते हैं, they are also called as the lanthanides।
इन्हें आप लेंथेनाइड्स कहते हैं, कई बार लेंथेनॉन्स भी कह देते हैं। सिमिलरली 5f ब्लॉक एलिमेंट्स को आप एक्टिनाइड्स कहते हैं, एक्टिनॉन्स भी कह देते हैं। तो एक्टिनाइड्स और द एक्टिनॉन्स। अब क्वेश्चन ये आया कि व्हाई दे कॉल्ड एज द लेंथेनाइड्स, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाई द 4f ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड एज द 4f ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको 4f ही क्यों कहते हैं? तो जो भी अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई थी f ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो डेफिनेशन बोलो क्या थी कि द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एंटी पेनल्टीमेट f सबशेल। हाँ, एंटी पेनल्टीमेट f सबशेल बोला था हमने, लेकिन उस f के आगे पर्टिकुलर हम नाम लिख दे कौन सा f, तो वो डेफिनेशन 4f की हो जाएगी। तो कोई आपसे ये पूछ ले व्हाई द 4f ब्लॉक एलिमेंट्स आर सो कॉल्ड का मतलब इसको 4f ही क्यों कहते हैं, 4f वालों को 4f ही क्यों कहते हैं, तो आप उसका जो लिखेंगे रीजन वो इसकी डेफिनेशन ही बन जाएगी। जैसे अभी आपने बोला कि द 4f ब्लॉक एलिमेंट्स आर सो कॉल्ड का मतलब इनको ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एंटी पेनल्टीमेट 4f सबशेल। हाँ 4f कह देंगे। और ऐसे 5f आर सो कॉल्ड ऐसा क्यों कहते हैं, तो उसमें आप क्या कह देंगे कि लास्ट एंटी पेनल्टीमेट 5f सबशेल। हाँ ऐसा आप कह देंगे। ये दिखने में तो बड़ा आसान क्वेश्चन दिखता है, लेकिन कई बार बच्चे इसी चीज में पजल इसलिए होते हैं फाइनल एग्जाम में कि 4f एलिमेंट को ऐसा क्यों कह रहे हैं कि व्हाई 4f कॉल्ड एज द 4f, तो वो कहेंगे ये तो कोई मतलब ही नहीं बना। लेकिन इसका मतलब कुछ इस टाइप से बनता है कि हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई दे कॉल्ड एज द लेंथेनाइड्स, हमें इन्हें लेंथेनाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आखिरी एलिमेंट जिसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, वो आपका लेंथ, बोलो कौन है वो, लेंथेनियम है। बोलो कौन है, लेंथेनम है वो। तो बिकॉज, तो इसकी रीजनिंग आप ऐसे लिखते हैं व्हाई दे कॉल्ड एज द लेंथेनाइड, बिकॉज दे फॉलो लेंथेनम, बिकॉज दे फॉलो लेंथेनम, क्योंकि लेंथेनम के बाद आते हैं, बिकॉज दे फॉलो लेंथेनम, दैट इज द La, एटॉमिक नंबर 57। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है, ये लेंथेनम के बाद आते हैं। और बाद कितने आएंगे? बाद आएंगे 58 वाला पहला एलिमेंट होगा। सबसे पहला एलिमेंट कौन होगा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा जो कि 4f ब्लॉक के अंदर आएगा, दैट एलिमेंट whose atomic number will be the 58, क्योंकि लेंथेनम का 57, तो उसके बाद 58 वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब ये आए कहां तक, तो उसके बाद पॉइंट ये आ जाता है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो भी आपके f ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, f जो सबशेल होती है उसके अंदर टोटल जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल्स में देखो 1 इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो आपका 58 वाला एलिमेंट हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, आप गिनते जाना इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14। बोलो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं आपकी f सबशेल के अंदर? 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए एलिमेंट भी 14 ही होंगे। तो जो 4f ब्लॉक है उसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द 4f? दीज आर 14 ही नंबर, 14 ही नंबर। और वो कहां से कहां पे होते हैं? दीज आर फ्रॉम 58 टू 71। एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक आपके जो ये एलिमेंट है, दिस ऑल कॉल्ड एज द लेंथेनाइड्स, इन्हें आप 4f ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सिमिलरली आपके 5f के अंदर देखें, वो भी f ही है, उन्हें आप एक्टिनाइड्स कहते हैं क्योंकि वो एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं। और तो इसका रीजन बोलो क्या लिख देंगे, व्हाई दे कॉल्ड एज एक्टिनाइड, बिकॉज दे फॉलो एक्टिनियम, बिकॉज दे फॉलो एक्टिनियम। और इसका जो एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है दैट इज द 89। ये 89 एटॉमिक नंबर होगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा 90 और आगे 14 करने हैं तो वो चलेंगे फ्रॉम 103। तो दिस ऑल कॉल्ड एज द एक्टिनाइड्स, इन्हें आप एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो f ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल कितने हो गए? 14 + 14 28, टोटल आपके 28 हैं आपके f ब्लॉक एलिमेंट्स। आउट ऑफ दीज 14 आर 4f लेंथेनाइड्स, remaining 14 are 5f block elements, these called as the actinides, उन्हें आप actinides कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो बनते हैं वो कुछ ऐसे बनेंगे। आपने ये देखा, जैसे थोड़ा आपको रिवाइज करके बताते हैं पीछे की बातों के बेसिस के ऊपर,
जैसे आपकी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें आपने देखा था, देखो एक एंड के ऊपर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो आपको एस ब्लॉक दिखाई देगा। अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाई देंगे। अगर आप बीच में देखेंगे तो आपके डी ब्लॉक आ जाएंगे। पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बॉटम के ऊपर देखेंगे तो 2 रोज दिखाई देंगी आपको, देखो इस टाइप से 2 लॉन्ग रोज, देखो इस टाइप से 1 रो, ऐसे अनदर रो। दीज आर दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके एफ ब्लॉक होते हैं, एक तो 4f, सेकंड आपका होता है 5f। और यहाँ पे आपके देखो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, फिर ये 12 और ये 13 एंड 14। इस टाइप से 14 एलिमेंट्स आपके यहाँ पे सेट इनके अंदर हो जाते हैं। 4f को लेंथेनाइड्स कहते हैं, 5f को एक्टिनाइड्स कहते हैं। एंड दीज आर जस्ट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक के अंदर आप देखें तो आपने देखा था एक लघु एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, उसके बाद आपका लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रेंशियम, दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऐसा आपको बताया गया था। उसके बाद लिथियम के आगे अगर आप देखें तो उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देखो ये 1 था, तो ये 3 के बाद 4 आता है, दैट इज द बेरिलियम। बेरिलियम। उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम आता है, Ra रेडियम, दैट इज ऑल्सो द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर आप देखें बेरियम का एटॉमिक नंबर कोई आपसे एकदम पूछ ले व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द बेरियम, तो आप देखो कैसे बताते हैं। आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करें तो 1 और 3 के बीच गैप 2 का है, तो आप देखो तरीका बता रहे हैं, मान लीजिए आपको पता ही नहीं तो आप क्या करते हैं, तो 2 का गैप मैजिक नंबर को आप याद करते हैं, 2 8 8 ऐसे था ना, तो ये 11 आ गया, देखो 8 का गैप आ गया, फिर ये 19 है, फिर से देखो 8 का गैप आ गया, फिर 18 का गैप आएगा, 19 18 37, देखो रुबिडियम 37, ये 18 2 8 8 18 18, फिर 18 आएगा, फिर 18 अगला करेंगे तो 37 प्लस 18 कितना हो जाएगा 55, 55 के आगे बेरियम है तो बोलो ये कितना हो गया 56, बोलो कितना हो गया 56। क्लियर हो गया। ऐसे आप याद करते हैं किसी भी चीज को भूल जाए तो। उसके बाद नेक्स्ट वाले को भी याद करें तो फिर मैजिक नंबर में 32 आता है, तो 55 में करेंगे तो 87 बन जाएगा यहाँ पे पोटेशियम का, तो 88 आपके रेडियम का बन जाता है, दैट इज द 88। तो बेरियम के आगे देखो ये तो एस ब्लॉक हो गया आपका, एस ब्लॉक यहाँ तक देखो आपका कंप्लीट हो जाता है, दैट इज द एस ब्लॉक, देखो एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक के बाद नेक्स्ट डी ब्लॉक बनता, आपने देखा था कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर देखो 20 है, तो 20 के बाद आपने देखा था स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21, उससे आगे 30 तक आपके चले थे, 30 जिंक था जो आपका, दैट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपने देखा था। सिमिलरली आपका जो बेरियम है, बेरियम के बाद यहाँ पे जो अगला एलिमेंट आएगा दैट इज द, अभी जैसे मैंने बताया लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 71 होगा, ऐसे 88 रेडियम, रेडियम के आगे जो अगला एलिमेंट होगा दैट इज एक्टिनियम जो आपका 89 होगा, 89। अब इसके बाद क्या हुआ जो देखने को मिला यहाँ पे कि 71 के बाद, मैंने ये ठीक लिखा है गलत लिखा बोलो यहाँ पे, जल्दी बताओ, या मैंने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे कि लेंथेनम का 71 होता है कुछ और होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होगा, आपको एकदम बता देना चाहिए था मुझे। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होगा, 56 के बाद तो 57 ही आता है, 57, तो लेंथेनम इज 57। तो 57 के बाद अगला जो एलिमेंट आना चाहिए पीरियोडिक टेबल के अनुसार, तो बोलो कौन आना चाहिए, 58 ही आना चाहिए। यहाँ पे देखो 58, कोई ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 58 हो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है, देखो नीचे 4f के अंदर ये 58 है यहाँ पे, और लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे देखो 71 है, 14 एलिमेंट्स। तो अगला जो एलिमेंट है यहाँ पे वो 58 ना होकर ये पाया गया कि यहाँ पे अगला जो एलिमेंट है दैट इज द 72 एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 72, 72 है उसका एटॉमिक नंबर। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 72, देखो 72। और ये जो एलिमेंट है यहाँ पे दैट इज हॉफनियम, इससे ऊपर जो एलिमेंट है दैट इज द जिरकोनियम, तो ऊपर जिरकोनियम है, नीचे कौन है यहाँ पे हाफनियम। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका एलिमेंट है 89, 89 के बाद कौन आना चाहिए आगे 90, लेकिन नहीं है 90, तो कौन कहाँ पे गया वो 90, देखो यहाँ पे आ गया 90, 5f, और यहाँ पे 103 तक। तो अगला जो एलिमेंट आया वो
ऐसा एलिमेंट होगा जिसका 104 एटॉमिक नंबर 104 होगा। तो बीच के जो एलिमेंट है यहाँ से चले गए, यहाँ से चले गए ना वो सारी एलिमेंट, कहाँ पे गए? क्योंकि बिकॉज दीज आर दी 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली 89 के बाद 90 से 103 नहीं है वहां पे, बिकॉज दीज ऑल आर दी f ब्लॉक एलिमेंट, 5f ब्लॉक एलिमेंट्स, वो सारे के सारे आपके एक्टिनाइड्स बन जाते हैं। वो सारे के सारे आपके कौन है? एक्टिनाइड्स। actinoids। तो ये हमने आपको पोजीशन बताई। अब देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, वो ये हैं, जैसे मैंने अभी आपको कुछ बताना शुरू किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। अगर एस ब्लॉक में देखें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है? बताओ शाबाश जल्दी से। 87 हाँ ये 87 है, फ्रेंशियम। देखो ये रहा फ्रेंशियम ग्रुप। और ग्रुप नंबर 2 में देखें तो कौन है? रेडियम। रेडियम है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा जो रेडियोएक्टिव है, वो एलिमेंट कोई और नहीं, वो टेक्नीशियम है, टीसी, एटॉमिक नंबर 43। बताओ वो 43 कहां पे आएगा? देखो इसके बाद स्कैंडियम के बाद आपने देखा था टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर, फिर जिंक ऐसे आता है। यहाँ पे आपका आयरन 26 है, कोबाल्ट 27 है, अभी जैसे मैंने बताया मैंगनीज 25 है, क्रोमियम 24 है, वेनेडियम 23 है, टाइटेनियम 22 है। आप ये बताओ 43 कहाँ होगा? जल्दी बताओ बेटा। देखो लाइन आपको दिख रही है ना, 18 का गैप है अगली लाइन में, 18 का। जैसे आपको पता है निकिल के नीचे प्लेडियम है, एटॉमिक निकिल का 28 है, तो प्लेडियम का 46 है, 28 में आपने 18 ऐड कर दिया, 46। कॉपर के नीचे सिल्वर है, 18 ऐड कर दो, कॉपर का 29 है, 18 ऐड करो, 47 बन जाएगा एटॉमिक नंबर। तो ऐसे आप याद कर लेते हैं। 46 हो गया, देखो निकिल के नीचे प्लेडियम है, तो 46 से पहले 45 वाला आएगा कोबाल्ट के 45। नीचे। आपको बताए थे ना जो फेरस मेटल, आयरन, कोबाल्ट, निकिल के नीचे कौन थे? हाँ जी। रुदेनियम, रोहोडियम, प्लेडियम था ना यहाँ पे, रुदेनियम, फिर रोहोडियम, प्लेडियम। उसके बाद नीचे थे ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। दिस 6 एलिमेंट कलेक्टिवली कॉल्ड एज द प्लेटिनम मेटल्स। ये आपके 6 एलिमेंट थे। तो 46 से पहले 45, 45 से पहले 44 रुदेनियम है। रुदेनियम से जस्ट पहले यहाँ पे एक एलिमेंट आता है जिसे टीसी कहेंगे, दैट इज द टेक्नीशियम, टीसी, टेक्नीशियम, एटॉमिक नंबर 43। ये एक ऐसा अकेला एलिमेंट है पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो कि एक सिंथेटिक एलिमेंट है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये आप ध्यान रखेंगे। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेम द डी ब्लॉक एलिमेंट विच इज ए सिंथेटिक एलिमेंट, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? टीसी, टेक्नीशियम। आ गई बेटा बात समझ में यहाँ तक? तो ये टेक्नीशियम था। हाँ जी। सिमिलरली इसी बेसिस पे अगर हम चलें, अगर ये तो हमने देखो एस ब्लॉक को देखा, एस ब्लॉक में 2 ही एलिमेंट थे जो रेडियो एक्टिव है, एक तो ग्रुप नंबर 1 वाला फ्रेंशियम, एक ग्रुप नंबर 2 वाला रेडियम। डी ब्लॉक में सिर्फ एक मिला, दैट इज टेक्नीशियम, जो एक सिंथेटिक एलिमेंट भी है, नेचुरल नहीं है वो। टेक्नीशियम इज ए सिंथेटिक एलिमेंट, मैन मेड एलिमेंट है ये। उसके बाद अगर हम पी ब्लॉक में चले, तो पी ब्लॉक के अंदर देखो बेरिलियम वाली लाइन में अगर हम आगे चलते हैं, देखो ऐसे बेरिलियम, 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 देखो ये जो सेकंड पीरियड है, तो यहाँ पे जाके आपके बोरोन आता है। देखो यहाँ पे बोरोन आ जाता है। मैग्नीशियम वाली लाइन में अगर आगे चले तो यहाँ पे जाके आपका एल्यूमिनियम आ जाता है। और बोरोन एल्यूमिनियम के नीचे देखो यहाँ पे गैलियम आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 31 होगा, जिंक के जस्ट आगे होगा। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और फिर थैलियम। देखो इस टाइप से आपके एलिमेंट होते हैं। ये ग्रुप नंबर आपका 13 बन जाता है यहाँ पे। ऐसे ग्रुप नंबर 14 होगा, 15, 16, 17 एंड 18। 18 में अगर आप देखें बोरोन वाली लाइन से जस्ट ऊपर आपका हीलियम भी है पहले, फिर यहाँ पे जाके आपका नियोन आता है। एल्यूमिनियम वाली लाइन में देखें तो यहाँ पे आर्गन आ जाएगा। गैलियम वाली लाइन में देखें तो बोलो कौन आ जाएगा? यहाँ पे क्रिप्टॉन। इंडियम वाली लाइन में देखें तो यहाँ पे जीनोन। और लास्ट में कौन आ जाएगा? बोलो यहाँ पे आर एन, रेडोन, दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर 18 में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है? रेडोन। फ्लोरीन वाली लाइन में देखें ग्रुप 17 में, तो फ्लोरीन के नीचे बोलो कौन आएगा? यहाँ पे फ्लोरीन के नीचे कौन है? क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आई आयोडीन, फिर एटी एस्टेटाइन, दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एस्टेटाइन भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 16 में देखेंगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड द पोलोनियम। पोलोनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये आपने ध्यान दिया कि पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ग्रुप 16, 17, 18 में भी लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। सिमिलरली अगर आप 4f में चलें तो 58 के बाद बोलो कौन आएगा? 58 के बाद अगला एलिमेंट 59, फिर 60, फिर 61 आ गया ये।
तो ये जो 61 है दैट एलिमेंट इज प्रोमीथियम, ये यहाँ पे प्रोमीथियम है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे प्रोमीथियम है, दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखो मैंने फिर से लाइन लगा दी है, पीएम कहते हैं इसे, पीएम प्रोमीथियम, एटॉमिक नंबर 61, दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछे लेंथेनाइड्स टोटल कितने हैं, तो आप जवाब क्या देते हैं? 14. 14. Out of these 14, how many are natural elements? All are natural. सारे के सारे नेचुरल हैं, कोई भी सिंथेटिक नहीं है, no one is synthetic. 14 के 14 नेचुरल है। ये अगला क्वेश्चन। अब आउट ऑफ दीज 14 नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द लेंथेनाइड्स, how many are radioactive? 1. Only one is radioactive, and that is promethium. Atomic number is 61. 61. उसके बाद अब नेक्स्ट आता है लेंथेनाइड के बाद एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स कितने हैं? हाउ मेनी एक्टिनाइड्स आर देयर इन द 14? आउट ऑफ दिस हाउ मेनी आर नेचुरल? जो नेचुरल है यहाँ पे वो है आपके, देखो 90, 90 के बाद 91, 91 के बाद आता है यूरेनियम, दैट इज 92, 92, दैट इज द लास्ट नेचुरल एलिमेंट। थोरियम आपका 90 होता है, जो 90 है दैट इज थोरियम। तो आपका जो यूरेनियम है दैट इज द लास्ट नेचुरल एलिमेंट, दैट इज यूरेनियम। रिमेनिंग आफ्टर द यूरेनियम, द रिमेनिंग वन आर दी सिंथेटिक एलिमेंट। सारे के सारे आपके सिंथेटिक एलिमेंट है, मैन मेड एलिमेंट है। तो आपके कितने हो गए नेचुरल? सिर्फ 5F के अंदर, एक्टिनाइड्स के अंदर ओनली 3, 90, 91 एंड 92। 3 आर नेचुरल and remaining 11 are synthetic. Remaining 11 are synthetic. अगला क्वेश्चन, how many are radioactive elements? 14 है, इन 14 में कितने radioactive elements हैं? All are radioactive. All are radioactive. 14 के 14 एलिमेंट, जो 14 के 14 एलिमेंट हैं, सारे के सारे एक्टिनाइड, सारे के सारे रेडियोएक्टिव हैं, कोई भी नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो ओवरऑल आपने पीरियोडिक टेबल में देखा तो आपको क्या दिखाई दिया कि आपके 13 एलिमेंट्स, सॉरी 15 एलिमेंट्स तो ऐसे हो गए, 14 तो एक्टिनाइड और एक आपके कौन? लेंथेनाइड। दीज आर रेडियोएक्टिव। उसके बाद एक रेडियोएक्टिव कहां पे मिला? डी ब्लॉक में, टेक्नीशियम था। उसके बाद 2 कहां पे मिले? एस ब्लॉक में, एक फ्रेंशियम एक रेडियम। 3 कहां पे मिले? एफ ब्लॉक में, एक ग्रुप 16 में, एक 17 में और एक 18 के अंदर। 18। उसके बाद सिंथेटिक की बात आती है तो पूरी पीरियोडिक टेबल में 92 तक सारे के सारे नेचुरल हैं, एक को छोड़कर। एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 92 तक जो यूरेनियम है, पहला हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1, 92 यूरेनियम है, 92 यूरेनियम है, वहां तक सारे के सारे नेचुरल हैं, एक को छोड़कर। वो बोलो कौन? 92 तक, हाँ TC, टेक्नीशियम, दैट इज सिंथेटिक वन, वही एक सिंथेटिक है। मींस टोटल नेचुरल एलिमेंट कितने हुए पीरियोडिक टेबल में? 91। वो 91 हो गए। तो 91 आपके नेचुरल एलिमेंट है, रिमेनिंग आर दी सिंथेटिक वन। तो इस टाइप से आप ओवरऑल कंक्लूजन इस टाइप से याद कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन हमने देखी कि पोजीशन इनकी एंटी पेनल्टीमेट है। एंटी पेनल्टीमेट का मतलब सबसे बाहर वाले को देखो आप कैसे लिखते हैं, सबसे बाहर वाले को देखो आप ऐसे लिखेंगे n, और यहाँ पे आपका कौन होता है? s। उसे जस्ट अंदर वाले को कहते हैं n-1, d आ जाएगा। अब तो f ही आएगा, तो उसको क्या कहेंगे? n-2 और f लिख देंगे। s के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, d के अंदर कभी 0 कभी 1 रहते हैं, आमतौर पे 1 रहते हैं, और f के अंदर 1 से लेके 14 तक रहते हैं, 1 से लेके 14 तक। So that is the general electronic configuration of the F block elements. That is the general electronic configuration of the F block element. अगर मैं इसको कंपेयर करूं आपके D block के साथ, तो देखो आपको ध्यान होगा मैंने कुछ ऐसे बताया था D block elements के बारे में कि देखो NS2 और NS भी बोलो कहां से कहां तक? 2, 0 से 2 हमने ऐसा लिखा था। 0 to 2 और N-1 और D और क्या लिखा? 1 to 10।
तो दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, और जो अभी हमने ऊपर लिख के दिखाई दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द 4f ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप क्या करेंगे? n-2 की जगह आप क्या पुट करेंगे? 4। लेकिन वो 4 कैसे आया? n की वैल्यू क्या पुट करें कि हम आंसर 4 आ जाए n-2 में? बोलो 6. बताओ n की वैल्यू हम क्या पुट करें कि आंसर 4 आ जाए? n-2 इज 4, तो व्हाट इज n? 6. हाँ, तो 6 हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी 4f ब्लॉक एलिमेंट की कोई कॉन्बिनेशन पूछे तो n-2 की जगह, तो क्योंकि हमें 4 लिखना है तो बोलो क्या बन जाएगा? 4f 1 to 14। तो नेक्स्ट में क्या लिख देंगे? 5d 0 to 1। उससे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? बोलो 6। तो n की वैल्यू तो आपने 6 ही बताई अभी, 6s2। So that is the electronic configuration for the 4f block elements, that is the lanthanides. Similarly कोई आपसे actinide की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछे तो क्योंकि ये 4f है तो n-2 की वैल्यू 5 पुट करनी है, 5 पुट करनी है, 5f आएगा। तो बोलो 5 कैसे आए? n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 7. n-2 इज 5, तो व्हाट इज n? 7. हाँ, तो 7 आएगा। तो 7f 1 to 14, 6d 0 to 1, और आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? बताओ 7s. मैंने ठीक 7s. लिखा या गलत लिखा? कहीं पे कुछ मैंने जानबूझ के गलत लिखा, बोलो कहाँ पे गलत लिखा है? जल्दी बताओ। 5f होगा, 7f नहीं होगा। हाँ, 5f होगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका 5f बन जाएगा। देखो ये 5f 1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2। 7s2. अब अगला क्वेश्चन, अब फिर कंपैरिजन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है यहाँ पे कि व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? What is the common oxidation state of the F block element? And what is the common oxidation state of the D block elements? अगर आप F ब्लॉक में को D ब्लॉक के साथ कंपेयर करें तो आपको ये दिखता है कि इन द D ब्लॉक एलिमेंट, जो हमने कॉन्फिगरेशन देखो ये लिख रखी है, देयर आर इन मोस्ट ऑफ द D ब्लॉक एलिमेंट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल which can be lost easily. These 2 electron can be lost easily. जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा इजीली तो उसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी +2। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की दैट इज द +2, व्हाइल द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दीज एफ ब्लॉक एलिमेंट वेदर दे आर दी 5f or the 4f, how many maximum electron can be present in the 4f of the or the 5f? Maximum, there can be a maximum of only 3 electrons. ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम हो सकते हैं। 7s में 2 ये मींस, या 6s में 2, और d के अंदर सिर्फ 1 ही, या 0 भी हो जाते हैं। मैक्सिमम तो 3 ही रहेंगे ना, इसलिए जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट की दैट विल बी द +3। बोलो क्या होगी? +3। रीजन उसी टाइप से लिख देंगे, बिकॉज they can lose the 3 electron easily, because they can easily lose the n-1d and the ns, these 3 electron easily, so their common oxidation state will be +3. Similarly in case of the d block element the common oxidation state is +2। वहां पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? वहां पे +2 होती है, और एफ ब्लॉक के अंदर वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +3 बन जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जितने भी ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वेदर दे आर दी 4f or the 5f, they all collectively called as the inner transition elements. They are called as the inner transition elements. Why they called as the inner transition elements? देखो जैसे कि हमने डी ब्लॉक में आपको पहले बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी हमने डायग्राम के थ्रू आपको बताया कि वास्तविकता में इन रियलिटी इनकी जो पोजीशन होनी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल में वो एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द पीरियोडिक टेबल, ताकि प्रॉपर्टीज की जो यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन रहे, उसको मेंटेन करने के लिए ही आपके जो 4f एलिमेंट थे, जो 5f एलिमेंट थे, उनको उनकी असली जगह से निकाल लिया गया जहां पे वो पीरियोडिक टेबल में होने चाहिए थे। कहां पे होने चाहिए थे? जैसे ये बेरियम है, देखो ये रहा बेरियम है ना, ये बेरियम देखो 56,
उसके बाद देखो लेंथेनम रहा, देखो रेड कलर से दिखाया था लेंथेनम, ये 57 है लेंथेनम। लेंथेनम के जस्ट आगे कौन होना चाहिए था, यहीं पे तो आ जाने चाहिए थे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक, व्हाट इज दैट, दैट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, फिर लेंथेनम वाली जो है दैट इज द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जो ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इसी सीरीज के अंदर से ही तो एक सीरीज निकल गई। 57 के बाद देखो 72 आ गया, इसके बीच वाले जो एलिमेंट हैं 58 से लेके 71, ये एक सीरीज है। 58 से 71 तक की एक सीरीज है, ये एक नई सीरीज है। ये हमने निकाल ली, कहां से निकाली, ये हमने निकाली ट्रांजिशन सीरीज के अंदर से, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर से निकाली है। तो मीन्स ये सीरीज कहां पे प्रेजेंट थी, ये सीरीज कहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए थी, ये प्रेजेंट होनी चाहिए थी आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उन्हीं के अंदर। तो ये वहीं उन्हीं के अंदर से निकलकर बाहर हमने रख रखी है। सो दे कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज द एफ ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म ए सीरीज विद इन द ट्रांजिशन सीरीज। द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ए सीरीज within the transition series, so they called as the inner transition elements. बताओ शाबाश जल्दी से, why they called as the inner transition series elements? Because बताओ क्या लिखोगे एग्जाम में, because they form a series, because they form a series within the, because they form a series within the transition series elements, within the transition series भी लिख के छोड़ सकते हैं आप यहां तक। और ये डायग्राम आपको बनाना जरूरी होगा फिर, क्योंकि आपको दिखाना ही पड़ेगा यहाँ पे कि वो कहाँ पे होनी चाहिए थी एक्चुअल पोजीशन। जैसे मैंने बताया लेंथेनम के आगे हॉफनियम लिख दिया और फिर एरो का साइन देखो मैंने लगाया और ये शो किया कि देखो ये तो नीचे आ गए, एक सीरीज नीचे हमने अलग से निकाल दी। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो आपके 4f ब्लॉक एलिमेंट्स है, 4f, they are also called as rare earth. The 4f block elements are also called as rare earth. पहले हम इनको रेयर अर्थ्स कहते थे प्रीवियसली, पहले किसी टाइम के ऊपर। ऐसा क्यों, रेयर का मतलब होता है जो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर मिले। धरती के अंदर अर्थ का मतलब धरती हो गई, अर्थ हो गई, रेयर का मतलब कम अमाउंट में मिले। तो इट इज फाउंड दैट previously they are present in very less amount in the earth crust, so they are previously been called as the rare earth. इनको हम पहले रेयर अर्थ कहते थे, पहले हम इनको क्या कहते थे, रेयर अर्थ। बोलो क्यों कहते थे रेयर अर्थ, because they are present in very minute amount, they are present in very less amount in the earth crust, so they are called as the rare earth. इसलिए हम इनको रेयर अर्थ कह देते थे। बेटा आप मुझे ये बताएं जो 4f ब्लॉक एलिमेंट हैं, अब हम कुछ ऑक्सीडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सबसे पहले तो आप लेंथेनम के बारे में ही बता दें, क्योंकि द लेंथेनाइड्स आर दोज एलिमेंट व्हिच फॉलोज द लेंथेनम, सो दे कॉल्ड एज द लेंथेनाइड्स, इसलिए हम उनको लेंथेनाइड्स कहते हैं। तो जो लेंथेनम है उसको La से आप रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 57 है। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताएं क्या होगी। 5d1 6s2। ठीक है, आप ये बताएं कि 57 में से हम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करें कि ये फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन हो जाए ग्रुप नंबर 18 की तरह। तो उसके लिए आपको पहले ग्रुप नंबर 18 का पता होना जरूरी है कि 18 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। जैसे आपको पहले भी हमने बताया था, हीलियम के नीचे नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनोन होता है, फिर रेडोन होता है। एटॉमिक नंबर जीनोन का 54 होगा, क्रिप्टॉन का 36, और ये आपके पास 80, बोलो कितना होगा, बताओ शाबाश, 86 रेडोन का। आप ये बताओ 57 एटॉमिक नंबर है लेंथेनम का, कॉन्फ़िगरेशन आपने मुझे अभी बताई कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे के स्टेबलाइज हो जाए ग्रुप 18 की तरह, बताओ शाबाश जल्दी से। 3। हाँ 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 54 प्लस 3, और इसकी कॉन्जुगेशन किस जैसी हो जाएगी, बताओ शाबाश, लाइक दैट ऑफ जीनोन, लाइक इसकी कॉन्जुगेशन हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर 54 जीनोन का है। तो क्वेश्चन आपका देखो ये बन जाता है, बड़े ध्यान से देखना
कि अगर हम लेंथेनम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो लेंथेनम +1 बनता, जिसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दें तो उसे सेकंड +2 आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, लेंथेनम +2 होगा। अगर हम +3 बनाना है तो अब जो हम थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएंगे दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड आयनाइजेशन third एनर्जी। ionization energy. अब क्वेश्चन ये बना आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाई द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द लेंथेनम इज वेरी लो, व्हाई, ऐसा क्यों? हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है? Stable. स्टेबल होना चाहती है। तो ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो ये आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड का मतलब होता है जब हम ये थर्ड इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएंगे। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन लेंथेनम क्या अपना थर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करना चाहता है या नहीं? हाँ, इजीली लॉस करना चाहता है। इजीली लॉस करना चाहता है, व्हाई? क्योंकि ये थर्ड इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद कैसी कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन कर लेगा? स्टेबल हो जाएगा। हाँ, फुलफिल्ड स्टेबल ग्रुप 18 लाइक Stable कॉन्फिगरेशन ये ऑब्टेन कर configuration. लेगा। इसीलिए जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन केस ऑफ द लेंथेनम दैट इज वेरी वेरी लो। तो ऐसा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ द लेंथेनम इज वेरी वेरी लो। तो आप इसका आंसर बिल्कुल इसी टाइप से लिखते हैं, ऐसे ही पहले कॉन्फिगरेशन आपको लिखनी पड़ती है, फिर आप कहते हैं कि आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इसकी कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी, यहाँ पे हम वो लिख देंगे कि 5d1 6s0 हो जाएगी। देखो यहाँ पे 5d1 6s0। और जब हम बात 6s0. करते हैं थर्ड वाले की तो अब हम लिख देते हैं कि आफ्टर losing that third electron it acquires the fulfilled stable configuration like that of the group 18 elements, so the third ionization energy is very very low। अब ये बताएं जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके लेंथेनाइड्स के अंदर वो कौन है? Cerium. सीरियम। एटॉमिक नंबर इज 58. इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी बताओ? 4f1 5d1 6s2. बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करेगा कि ये स्टेबल हो जाए, फुलफिल कॉन्फिगरेशन हो जाए? बताओ बेटा, शाबाश। 4. हाँ, ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाई द लेंथेनम जनरली शोज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनम +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो ग्रुप 18 लाइक फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन को एक्वायर कर चुका होता है। सिमिलरली जो सीरियम है, जब इसके अंदर से हम 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देंगे तो जो ये सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करेगा, ये कॉन्फिगरेशन किस जैसी है? बोलो कैसी कॉन्फिगरेशन है ये, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड? Fulfilled. Means after losing these 4 electron the cerium acquires the full filled stable group 18 like Group configuration। 18 like configuration. तो इसीलिए सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट एक गैडोलिनियम है जो पीरियोडिक टेबल की, 64. हाँ 64, इसकी कॉन्फिगरेशन बताएं। 4f7 5d1 6s2. 4f7 5d1 5d1 6s2. अब ये बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करेगा? कौन सी स्टेट इसकी ज्यादा स्टेबल होगी? आफ्टर लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट गेट एक्वायर्स द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। स्टेबिलिटी कई तरीके से आती है, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन होती है, फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन होती है, और एम्प्टी हो जाए ग्रुप 18 जैसा तो भी स्टेबल हो जाती है। बोलो ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे? जल्दी से देखो। देखो जो F है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जो F सबशेल होती है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स। देखो 7 ऑर्बिटल्स। अब F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पहले से 4f7 है, देखो 1 1 1 एंड 1 हो गए ना 7। तो मींस अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो 3 इलेक्ट्रॉन है अगर ये इनको लॉस कर दे 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तो कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगी? 4f7 4d 5d0 और 6s0। तो 4f7 का मतलब कैसी कॉन्फिगरेशन है? half filled stable. हाँ, तो हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो यही इसका रीजन बनेगा कि आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन द gadolinium obtains the +3 oxidation state, and in that +3 oxidation state gadolinium is stable because it acquires the half filled stable configuration। तो इस टाइप से ये कुछ बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो हमें कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ही याद हो सकते हैं। बिना कॉन्फ़िगरेशन के आप इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं लिख सकते, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट, बिल्कुल लास्ट एलिमेंट बताओ कौन है? Lutetium. ल्यूटेटियम। उससे जस्ट पहले वाला कौन है? Ytterbium. हाँ, यट्रबियम YB। ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा?
71, और यट्रबियम का 70. ठीक है। ये ल्यूटेटियम की कॉन्जुगेशन क्या है? 4F14, 5D1, 6S2. यट्रबियम की क्या होगी? 4F14, 5D0, 6S2. अब बिल्कुल अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कि यट्रबियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबलाइज करेगा आफ्टर लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2. हाँ, क्योंकि ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो ये 4F14 मींस Fulfilled ये stable. हाँ फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन हो जाएगी, फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन हो जाएगी। सिमिलरली जो ल्यूटेटियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बताओ? 3. वो 3 इलेक्ट्रॉन, इट मींस ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबलाइज होगा। मींस ल्यूटेटियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, जबकि यट्रबियम आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ल्यूटेटियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज्यादा स्टेबल होगा। सो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। और बेसिक क्वेश्चन तो हमने शुरू में कंपैरिजन की फॉर्म में आपको बता ही दिया था कि व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन का मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, ज्यादातर एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, दैट इज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या थी, दैट इज द n-2f 1 to 14 1 to 14, n-1d, 0 to 1, ns2. हाँ, इसीलिए लास्ट के जो एंटी पेनल्टीमेट एफ को छोड़ के बाहर लगभग एलिमेंट्स में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को वो शो करते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते थे। सो दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपको याद रखना ही चाहिए, जिसके ऊपर मैक्सिमम यही क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आपसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो बेटा और सारा जितना भी हमारा पार्ट बच गया है ब्लॉक एलिमेंट का, जो भी और भी है काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्शन अकर्स एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपैरिजन, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बीच कंपैरिजन करना। कंपैरिजन को कई बार बच्चे डिफरेंसेस मान लेते हैं, कंपैरिजन नेवर मींस डिफरेंस, कंपैरिजन मींस उनके बीच सिमिलरिटी भी बताएं कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच सिमिलरिटी पॉइंट क्या है, क्या कॉमन है उनके बीच चीज, और साथ के साथ डिफरेंसेस भी बताएं। तो सिमिलरिटी भी बताएं, डिफरेंसेस भी बता दें, दोनों चीजें इकट्ठी बता दें आप, नाउ दैट कॉल्ड द वर्ड कंपैरिजन, तो वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।